नमस्कार, कमेंट्री बॉय में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक धमाकेदार एक्शन फैंटेसी फिल्म दी प्रिंसेस की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी एक प्राचीन राज्य की है जहां राजा और रानी को कोई पुत्र नहीं है। उनकी सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी राजगद्दी संभालना चाहती है, लेकिन समाज के नियम उसे रोकते हैं। वह खुद को एक बहादुर योद्धा साबित करने के लिए हथियारों और युद्ध कला की गहरी शिक्षा लेती है। महल के वरिष्ठ योद्धा गुरु ली उसे तलवारबाजी और हाथ से हाथ लड़ाई सिखाते हैं। इसके साथ ही राजकुमारी राजनीति और दर्शन शास्त्र भी सीखती है ताकि वह एक बुद्धिमान शासक बन सके। लेकिन परंपरावादी राजा चाहता है कि उसकी बेटी एक सुशील पत्नी और माँ बने। उसे यकीन है कि राज्य को एक पुरुष राजा की जरूरत है, इसलिए वह राजकुमारी का विवाह एक शक्तिशाली योद्धा जूलियस से तय कर देता है। जूलियस, जो एक निर्दयी और क्रूर सेनापति है, जल्द ही राजा बनने वाला है। शादी के दिन जब राजकुमारी को अंगूठी पहनाई जानी थी, उसने यह विवाह स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 2 दिन बाद जब वह उठती है तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा होता है। वह देखती है कि वह एक शादी के जोड़े में कैद है और उसके हाथ जंजीरों में जकड़े हुए हैं। धीरे धीरे उसे याद आता है कि पिछली रात कुछ सैनिकों ने उसे बेहोश करने के लिए जबरदस्ती एक अजीब सा द्रव्य पिला दिया था। जैसे ही वह खुद को संभालती है, बचने का रास्ता ढूंढती है। खिड़की पूरी खुली हुई थी, लेकिन वहाँ से नीचे गहरा समुद्र था। तभी उसे कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह फौरन बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करती है। तभी 2 सैनिक अंदर घुसते हैं। उनमें से एक उसकी ओर झुकता है, लेकिन उसी पर राजकुमारी उसकी नाक पर जोर से सिर मार देती है। वह तुरंत अपने हाथ को जंजीर से छुड़ाने के लिए अपने अंगूठे को डिसलोकेट कर देती है। अब जंजीर ही उसका हथियार बन जाती है और वह उसे घुमाकर पहले सैनिक के चेहरे पर मारती है, फिर अपने बालों में छिपी सुई निकालकर उसकी आंख में घोंप देती है। पहला सैनिक मर चुका था। दूसरा सैनिक गुस्से में झपटता है, लेकिन राजकुमारी बड़ी फुर्ती से उसे खिड़की की ओर धकेल देती है और जोरदार लात मारकर उसे किले से नीचे गिरा देती है। लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले, उसे और सैनिकों की आहट सुनाई देती है। वह फौरन कमरे के दरवाजे के पास रखे भारी हथौड़े को उठाती है और छिप जाती है। जैसे ही सैनिक अंदर आता है, वह उसे जोर से हथौड़ा मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वह अपनी जंजीरों को पूरी तरह खोलती है और मरे हुए सैनिकों को इस तरह से बैठा देती है कि ऐसा लगे कि वे अभी भी पहरा दे रहे हैं। अब राजकुमारी तुरंत महल के स्नान घर की ओर भागती है और खिड़की से नीचे देखती है। नजारा भयावह था। राजा, रानी और पूरा शाही परिवार जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तभी जूलियस अपने मुख्य अंगरक्षक मोइरा के साथ वहाँ पहुँचता है। राजा समझाने की कोशिश करता है कि जूलियस का पिता एक शांतिप्रिय राजनयिक था और वह इस क्रूरता का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन जूलियस को इसकी कोई परवाह नहीं। वह अपने पिता और राजा दोनों को कमजोर और नाकारा समझता है। वह राजा पर आरोप लगाता है कि उसने परंपराओं को छोड़कर राज्य को बाहरी लोगों के लिए खोल दिया है, जबकि वह चाहता है कि राज्य को सिर्फ बल और डर से चलाया जाए। राजा उसे समझाने की कोशिश करता है कि डर से राज नहीं किया जाता, बल्कि सम्मान और न्याय से ही एक सच्चा शासक बनता है। लेकिन जूलियस का मानना है कि लोगों को सिर्फ शक्ति चाहिए और वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि शाही परिवार को काल कोठरी में डाल दिया जाए। राजमहल के नजदीक एक ऊंचे टॉवर से राजकुमारी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों के सामने पूरा राज्य संकट में था और उसके माता पिता को बंदी बना लिया गया था। उसे याद आता है कि 2 दिन पहले उसने जूलियस से विवाह करने से इनकार कर दिया था और यही उसके राज्य पर हमले की मुख्य वजह बन गई। लेकिन तभी उसकी सोच का सिलसिला टूट जाता है जब एक सैनिक स्नान घर में घुसता है। राजकुमारी तुरंत पास पड़े बड़े टब में कूद जाती है और खुद को पूरी तरह पानी में डुबो देती है। सौभाग्य से सैनिक ने हेलमेट पहना हुआ था और पानी से उठते छोटे छोटे बुलबुले उसे नहीं दिखे। जब वह सैनिक वहाँ से चला जाता है तो राजकुमारी बाहर निकलती है, अपनी गीली पोशाक को फाड़ती है और महल के गलियारों में छिपते हुए आगे बढ़ती है। वह बेहद सतर्क होकर शत्रु सैनिकों की आहट सुनती है और उनसे बचती रहती है। लेकिन तभी एक विकराल शरीर वाला सैनिक, जिसने लोहे का भारी हेलमेट पहन रखा था, उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। राजकुमारी अपने नाजुक हाथों से उसकी मजबूत पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चोटें उस पर कोई असर नहीं डालती। लेकिन तभी अपनी चतुराई भरी युद्ध रणनीति दिखाते हुए वह दोनों हाथों से सैनिक के हेलमेट पर जोरदार वार करती है। हेलमेट के अंदर तेज ध्वनि गूंजती है, जिससे सैनिक की सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी अपने पैरों से उसकी जांघ पर जोरदार वार करती है, लेकिन यह दैत्य समान योद्धा हिलता भी नहीं। गुस्से में आकर वह राजकुमारी का गला फिर से पकड़ लेता है, लेकिन इस बार राजकुमारी उसे दीवार की ओर धक्का देकर उसके सिर को दीवार से टकरा देती है। अब सैनिक गुस्से में एक बैल की तरह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन राजकुमारी तुरंत दीवार पर चढ़कर उसकी कंधों पर कूद जाती है। फिर वह उसकी हेलमेट को जोर से घुमा देती है, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह ढक जाती हैं और वह कुछ भी देखने में असमर्थ हो जाता है। अंधा होने के कारण वह इधर उधर मारने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी ने पहले ही हेलमेट को उतार लिया था। तभी वह उसी हेलमेट के नुकीले सींगों को पकड़कर सैनिक
सैनिक के सीने में गहरा वार कर देती है और फिर हेलमेट को उसके सिर पर इतनी ताकत से मारती है कि वह जमीन पर ढेर हो जाता है। इस भयंकर युद्ध के बाद राजकुमारी थोड़ा सांस लेती है और तभी उसे अपने गुरु लिन की दी गई सीख याद आती है। वह याद करती है कि कैसे गुरु लिन ने उसे सिखाया था कि सच्चा योद्धा वह होता है जो किसी नेक मकसद के लिए लड़ता है। एक बार जब वह अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी तो रानी ने नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि लिन को राजकुमारी को शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार सिखाने चाहिए, न कि उसे युद्ध कला में पारंगत बनाना चाहिए। लेकिन लिन ने दृढ़ता से जवाब दिया था कि एक सच्ची नारी को शालीनता और युद्ध कौशल दोनों सीखने चाहिए। वर्तमान में महल के सैनिकों को एक शव मिलता है, वही सैनिक जिसे राजकुमारी ने टॉवर से नीचे गिरा दिया था। इस खबर से जूलियस परेशान हो जाता है और वह अपने मुख्य सेनापति केयर को आदेश देता है कि वे तुरंत राजकुमारी की तलाश करे। साथ ही वह एक मोटे और आलसी सैनिक को भी आदेश देता है कि वह भी जाकर देखे कि राजकुमारी जिंदा है या मर चुकी है। इस बीच राजकुमारी महल के बुर्ज के ऊपरी हिस्से में स्थित एक बुनाई कक्ष में छिप जाती है। वहाँ वह अपनी शादी की पोशाक को और अधिक फाड़कर उसे आरामदायक लड़ाई के कपड़ों में बदल देती है। जैसे ही वह अपने जख्मों पर पट्टी बांध रही होती है तभी दो सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं। एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। राजकुमारी तेजी से एक सैनिक को छुरा घोंपकर मार देती है, जबकि दूसरे को अपनी ब्राइडल गाउन की लेस से जकड़ लेती है। अब वह उसके हाथ से धनुष बाण छीन लेती है और उससे सवाल पूछती है, जूलियस ने मेरे परिवार के साथ क्या किया? सैनिक उसकी धमकी को हल्के में लेता है और कहता है, क्या तुम्हें भी धनुष बाण चलाना आता है? राजकुमारी बिना कुछ कहे मुड़ती है और सैनिक के साथी को सीधे छाती में तीर मार देती है। यह देखकर भी सैनिक हंसता रहता है और राजकुमारी का अपमान करने की कोशिश करता है। यह देखकर राजकुमारी क्रोध में एक और तीर निकालती है और सीधे उसके सिर में तीर गाड़ दी और तुरंत वहाँ से निकल पड़ी। वह बुनाई कक्ष से बाहर निकलकर महल की सीढ़ियों से नीचे जाती है। कुछ ही देर बाद वह महल के भोजन कक्ष के पीछे बनी एक गुप्त सुरंग में दाखिल हो जाती है। एक छोटी झिल्ली से झांकते हुए वह देखती है कि सैनिकों का एक समूह महल के खजाने को लूटने में व्यस्त है। उनमें से कई शराब के नशे में चूर थे और सोने चांदी के बर्तनों को अपने झोलों में भर रहे थे। राजकुमारी ने इस मौके का फायदा उठाया और सावधानी पूर्वक दुश्मनों के पीछे से निकलकर भोजन कक्ष के दूसरी ओर स्थित एक दूसरी गुप्त सुरंग में प्रवेश कर गई। अब राजकुमारी अपने बेडरूम में पहुंच चुकी थी। एक फ्लैशबैक में उसे अपने गुरु लिन के शब्द याद आते हैं, युद्ध हमेशा दिल से लड़ा जाता है, तलवार सिर्फ एक साधन होती है। राजकुमारी को यह भी याद आता है कि राजगुरु काय ने भी उसे प्रशिक्षित किया था। काय जानते थे कि राजकुमारी एक दिन महान योद्धा बनेगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने परिवार की पुरानी धरोहर एक खास छोटी तलवार भेंट की थी। यह तलवार अटूट थी और इसकी धार किसी भी चीज को चीर सकती थी। इस स्मरण के बाद राजकुमारी अपने बिस्तर के नीचे छिपाया हुआ शस्त्र संग्रह निकालती है और पूरी तरह से रणभूमि के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वह फिर से गुप्त सुरंग के रास्ते नीचे की ओर बढ़ती है तभी उसे जूलियस और मोइरा की बातचीत सुनाई देती है। मोइरा पूछती है, तुम सीधे सिंहासन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? जूलियस जवाब देता है, अगर मैं इस शादी के जरिए राजा बनूंगा तो कोई भी मेरे अधिकार पर सवाल नहीं उठा सकेगा। यह सुनकर मोइरा जलन से भर उठी है। गुस्से में वह जूलियस को खींचकर जोशीले अंदाज में चूम लेती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, जबकि राजकुमारी उनके ठीक पीछे दीवार के एक छोटे छेद से सब देख रही होती है। उसका क्रोध और बढ़ जाता है और वह उसी छेद से अपनी तलवार जूलियस के सीने में उतारने की तैयारी करती है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक सैनिक अंदर आता है और कहता है, राजा आपसे बात करना चाहते हैं। गुस्से में झल्लाते हुए जूलियस पीछे हट जाता है और राजकुमारी का सुनहरा अवसर हाथ से निकल जाता है। अब आक्रमणकारी जूलियस बंदी बनाए गए राजा के सामने खड़ा था। राजा ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी, यदि तुम जबरदस्ती सिंहासन हथियाओगे तो जनता इसे विद्रोह मानेगी। लेकिन जूलियस ठहाका लगाते हुए कहता है, यदि शादी के बाद मैं राजा बनूंगा तो यह गद्दारी नहीं मानी जाएगी। इस बीच राजकुमारी गुप्त वेंटिलेशन के जरिए एक दूसरे कमरे में प्रवेश करती है। वहाँ वह एक विशालकाय शूरवीर के कवच के ठीक नीचे जा पहुँचती है। वह इसे सजावट का हिस्सा समझकर नजरअंदाज करने ही वाली थी कि अचानक उस कवच के अंदर छिपा सैनिक जीवंत होता है। राजकुमारी तेजी से पीछे हटती है, लेकिन योद्धा एक विशाल तलवार से उस पर वार करता है। उसके रिफ्लेक्सेस की वजह से वह हमले से बच जाती है और कुछ वार भी करती है, लेकिन सैनिक का मजबूत कवच किसी भी तरह के वार से प्रभावित नहीं होता। तभी राजकुमारी के दिमाग में एक जबरदस्त योजना आती है। वह अपनी तलवार को उस कवच की कमजोर कड़ियों पर साधती है और फिर तेल का एक दीपक सैनिक पर उंडेल देती है। फौरन वह एक जलती हुई मोमबत्ती फेंक देती है और देखते ही देखते कवच भयंकर आग की लपटों में घिर जाता है। सैनिक जलने की पीड़ा में चिल्लाता है और खुद को बचाने के लिए किले की खिड़की से नीचे कूद जाता है। नीचे गिरते ही मोइरा यह दृश्य देख लेती है। गुस्से से तमतमाते हुए वह अपनी लंबी चाबुक निकालती है और उस अक्षम सेनापति केयर की गर्दन में लपेटकर उसे वहीं मार डालती है। अब मोइरा खुद
पूरी सेना की कमान संभाल लेती है और सख्त आदेश देती है, महल के हर कोने की गहराई से तलाशी लो, राजकुमारी किसी भी हालत में बचनी नहीं चाहिए। कुछ ही पलों में राजकुमारी को चारों ओर से घेर लिया जाता है। महल की ऊपरी मंजिल की ओर दर्जनों सैनिक तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन राजकुमारी हार मानने वाली नहीं थी। वह अपनी माला तोड़ती है और उसके मोती सीढ़ियों पर बिखेर देती है। जैसे ही शत्रु सैनिकों का समूह सीढ़ियां चढ़ता है, वे फिसलकर धड़ाम धड़ाम गिरने लगते हैं। राजकुमारी ने तेजी से शत्रुओं के ढालों पर कदम रखा और उछलकर वहां से दूर भाग निकली, लेकिन यह संघर्ष उसके लिए अत्यधिक कठिन था, क्योंकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हालात का तेजी से मूल्यांकन करते हुए उसने एक योजना बनाई। राजकुमारी ने एक ऊंची खिड़की की ओर छलांग लगाई, वहां टंगे रंगीन वस्त्र को पकड़कर झूले की तरह खुद को दूसरे कमरे में फेंक दिया। कमरे में पहुंचकर उसने अपनी चोटों की मरहम पट्टी शुरू ही की थी कि अचानक कोई भीतर आ गया। वह तुरंत सतर्क हो गई और अपनी तलवार संभाल ली, लेकिन यह कोई और नहीं बल्कि लिन थी, महल की प्रमुख शस्त्र प्रशिक्षक और राजकुमारी की निजी गुरु लिन है। लिन ने राजकुमारी की देखभाल की और उसे बताया कि उसके माता पिता को काल कोठरी में कैद कर दिया गया है। बिना समय गंवाए दोनों महल के तहखाने की ओर बढ़ने लगे। उनका रास्ता महल की रसोई से होकर जाता था, लेकिन वहाँ पर 3 खूंखार भाड़े के सैनिक पहले से ही उनकी ताक में थे। लिन ने सबसे विशाल योद्धा को संभाल लिया, जबकि राजकुमारी ने बाकी 2 सैनिकों से मुकाबला किया। लिन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को तेजी से नीचे गिरा दिया और फिर राजकुमारी के साथ मिलकर बचे हुए दुश्मनों को खत्म करने लगी। जैसे ही अंतिम शत्रु राजकुमारी पर झपटा मारा, मोइरा वहाँ आ धमकी। मोइरा एक निर्दयी और खतरनाक योद्धा थी, जिसकी खासियत थी चाबुक का घातक इस्तेमाल। उसने अपनी चाबुक को इस ताकत से फेंका कि लिन का हाथ कांप उठा। राजकुमारी अपनी गुरु की मदद के लिए दौड़ी, लेकिन मोइरा बहुत तेज थी। स्थिति विकट हो रही थी, इसलिए लिन ने राजकुमारी को महल के गुप्त मार्गों की ओर भेज दिया और खुद मोइरा को रोकने के लिए वहीं रुक गई। राजकुमारी अंधेरे सीवर मार्ग से होकर महल की काल कोठरी में आ पहुंची। वहाँ 3 नशे में धुत सैनिक पहरा दे रहे थे। एक सैनिक चौंक कर बोला, क्या वह राजकुमारी है? लेकिन राजकुमारी को बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना था। उसने तेजी से वार की, अपने दुश्मनों को धड़ाम से गिरा दिया और एक तलवार छीन ली। कुछ ही क्षणों में वह उन तीनों को पराजित कर चुकी थी। उसके परिवार ने गर्व से देखा कि उनकी बेटी एक सच्ची योद्धा बन चुकी थी। राजकुमारी ने राजा, रानी और अपनी छोटी बहन वायलेट को मुक्त कर दिया, लेकिन ठीक उसी क्षण एक रहस्यमय व्यक्ति ने पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ समय बाद राजकुमारी की आँख खुली। वह खुद को महल के विशाल कक्ष में जंजीरों से जकड़ी हुई पाती है। सामने उसका पूरा परिवार और लिन भी जंजीरों में बंधे हुए थे। जूलियस ने गुस्से से कहा, देखो तुमने अपने मूर्खतापूर्ण संघर्ष से क्या कर डाला। राजकुमारी ने उसकी कलाई को अपने दांतों से काट लिया। गुस्से से चिल्लाते हुए जूलियस ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने एक खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हारा जन्म मेरी पत्नी बनने के लिए हुआ था। लेकिन राजकुमारी ने बिना झुके उत्तर दिया, मुझे इस शादी का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि हर रात मैं तुम्हें मारने की साजिश रचूंगी। यह सुनकर जूलियस का चेहरा भय से सख्त हो गया। उसे समझ में आ गया कि राजकुमारी को कभी वश में नहीं किया जा सका। इसीलिए उसने राजकुमारी की छोटी बहन वायलेट से विवाह करने का निर्णय लिया और फिर उसने मोइरा को राजकुमारी को मारने का आदेश दिया। लेकिन ठीक उसी पर राजकुमारी ने एक सैनिक की तलवार को लात मारकर हवा में उछाल दी और उसे मोइरा के हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल किया। लिन ने इस मौके का फायदा उठाया और वायलेट को बचाने के लिए एक गुप्त मार्ग में भाग गई। एक सैनिक ने राजकुमारी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह तेजी से समुद्र में गिरने लगी। गहराई में डूबते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब सबने उसकी ताकत पर सवाल उठाया था, जब लिन ने उसे साहस और युद्ध कौशल सिखाया था, जब काई ने उसे उसकी अनमोल तलवार दी थी। लेकिन फिर उसे जूलियस के भयानक इरादे याद आए। उसकी बहन वायलेट को खतरा था। नहीं, मैं मर नहीं सकती। उसने अपनी टूटी हुई कलाई की जंजीरों को एक तेज पत्थर से काटा और फिर तेजी से सतह की ओर तैरने लगी। राजकुमारी मौत को मात देकर वापस आ चुकी थी। वह तेजी से महल में लौटती है और वायलेट तथा लिन से जा मिलती है। तीनों एक गुप्त शस्त्रागार में जाती हैं, जहां वे युद्ध के लिए हथियारों से लैस हो जाती हैं। लेकिन सुरक्षा के लिए वायलेट को शस्त्रागार में ही छोड़ दिया जाता है और बाकी दोनों शत्रु से लड़ने के लिए निकल पड़ती हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ती हैं, जूलियस के सैनिकों द्वारा वायलेट को पकड़ लेता है। राजकुमारी आग बबूला हो उठती है और अपने रास्ते में आने वाले हर शत्रु को परास्त करते हुए महल के विशाल कक्ष की ओर बढ़ती है। वहाँ जूलियस जबरन एक पुरोहित से वायलेट के साथ विवाह करवा रहा होता है। सौभाग्य से काई अब मुक्त हो चुका था। वह महल के मेहमानों से तुरंत वहाँ से भाग जाने को कहता है और विवाह में खलल डालता है। इसी बीच राजकुमारी और मोइरा के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। मोइरा तेज थी, कुशल थी, निर्दयी थी। राजकुमारी को कई घातक प्रहार झेलने पड़ते हैं, लेकिन अंततः अपनी सूझबूझ से मोइरा को उसी की चाबुक से जकड़कर मार डालती है। मोइरा का खात्मा होते ही राजकुमारी अपने सबसे बड़े और अंतिम शत्रु जूलियस की ओर बढ़ती है। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, उनकी तलवारें आपस में टकरा उठती हैं। राजकुमारी की हर चाल को जूलियस तुरंत भांप जाता है। वह पूरी तरह तंदुरुस्त और अजेय था, जबकि राजकुमारी गंभीर रूप से घायल थी और फिर एक
घातक वार करते हुए जूलियस राजकुमारी के शरीर में एक खंजर घोंप देता है। इसके बाद वह राजकुमारी को धक्का देकर महल की छत से नीचे फेंक देता है। नीचे हजारों आम लोग जमा हो चुके थे। जूलियस घमंड से चिल्लाता है, देखो जिसने मेरी शक्ति को ललकारा वह अब खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी राजकुमारी को लिन की दी गई सीख याद आती है, धैर्य से वार करो और अपना ध्यान लक्ष्य पर रखो। जूलियस अभी अपनी जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन अचानक राजकुमारी बिजली की गति से उठी और उसकी तलवार छीन ली। एक ही झटके में उसने जूलियस का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी प्रजा सन्न रह गई। जूलियस का सिर मिट्टी पर लुढ़क पड़ा। राजकुमारी ने विजय प्राप्त कर ली थी। वह अपने पिता के सामने झुककर उनका मुकुट लौटाती है, लेकिन राजा गर्व से खड़े होते हैं और कहते हैं, अब यह मुकुट तुम्हारा है। यह राज्य तुम्हारी वीरता का साक्षी रहेगा। राजकुमारी को आधिकारिक रूप से सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। इस तरह एक निडर राजकुमारी ने अपने साम्राज्य को बचाया और न्याय की स्थापना की।